मैंने कम से कम आपकी 10वीं स्पीच सुनी, उसमें एक बात हमेशा कॉमन रहती है। आप कहते हैं देवभूमि की मूल पहचान को लौटाना है। मैं देवभूमि के सेवक के तौर पर उसकी पहचान को खतरा नहीं आने दूंगा। तो खतरा किससे है, मुझे ये जानना है। देवभूमि को खतरा किससे है? आप लोग डेमोग्राफी का जिक्र करते हैं, यूसीसी का जिक्र करते हैं, शायद आप 10,000 एकड़ जमीन भी अतिक्रमण मुक्त कराने वाला इकलौता राज्य है इतनी तेजी से उत्तराखंड। लेकिन सारे फैसलों को कहा जाता है कि बहुत ही कटर फैसले हैं, वन साइडेड फैसले लेते हैं आप लोग। तो देवभूमि को खतरा किससे? पुष्कर सिंह धामी। नहीं, कोई कट्टर फैसला नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमने सबसे पहले 2022 के विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता को ये वचन दिया था कि हमारी नई सरकार बनेगी तो हम यूसीसी यहां लागू करेंगे जी। और हमने यूसीसी यहां लागू कर दिया। अब यूसीसी का अर्थ ये नहीं कि किसी को टारगेट करना। यूसीसी हमने लागू किया। यूसीसी का प्रावधान भारत के संविधान में किया गया है। यस। अनुच्छेद 44 में इसका पूरा प्रावधान है। उस समय भारत का संविधान बनाने वाले उन सब लोगों ने इसका प्रावधान किया। बाबा साहब ने भारत का संविधान बनाया। बाबा साहब की भावना को भी हमने धरातल पर उतारने का काम किया है। उनको सही मायने में हमने सम्मान देने का काम किया है। तो इसमें एक वर्ग विशेष को टारगेट करने जैसा कैसे है? आपको इसमें क्या मतलब, इसमें कोई टारगेट तो हम नहीं कर रहे हैं किसी को। ठीक भाई, हम महिलाओं के शोषण के, महिलाओं के लिए अत्याचार को, महिलाओं के अन्याय को, एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर भाषणों में, जिहाद। आप लगभग आपने शिक्षा वाले मामले में भी, पेपर लीक वाले मामले में भी बोला था लैंड जिहाद, लैंड जिहाद। ये इस शब्द का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो कहा जाता है कि आप एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं सर, ऐसे आरोप लगते हैं। ऐसी मानसिकता है उत्तराखंड के अंदर। एक बहुत बड़े सुनियोजित षड्यंत्र के तहत यहां पर सरकारी जमीनों पर कहीं पर लाल कपड़ा डाल के, नीला कपड़ा डाल के, पीला कपड़ा डाल के, हरा कपड़ा डाल के हजारों हजार एकड़ जमीनें अतिक्रमित की गई थी, उन पर कब्जा किया गया था। और वो एक सुनियोजित तरीके का कहीं ना कहीं षड्यंत्र था। हमने कहा कि ये सुनियोजित षड्यंत्र है, जिहाद है, और इसको जो है हम उत्तराखंड के अंदर किसी भी कीमत पर इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। जो पहले हो गया है हम इसको हटाने का काम करेंगे। और हमने इसके खिलाफ एक अभियान चलाया, और वो भी हमने विधि के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, भारत के संविधान के अनुसार, कि जिन लोगों ने भी इस पर कब्जा किया हुआ है उनको नोटिस भिजवाने की कार्रवाई की गई कि आप अपने कब्जे स्वयं ही यहां से समाप्त कर दीजिए। बहुत सारे लोगों ने उस समय करे भी, लेकिन वो संख्या बहुत थोड़ी सी थी। और जब कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई तो हमने उसको हटाने का अभियान चलाया जी। और अभी तक 10,000 एकड़ जमीन हमने इस अतिक्रमण से मुक्त कराई है। तो मैं तो ये जो लोग ऐसा आरोप लगाते हैं, मैं तो उनसे बड़े विनम्र भाव से कहना चाहता हूं कि ये किसी को टारगेट करने जैसा नहीं है। सरकारी जमीन पर कब्जा करना क्या कोई भी उचित मानेगा? ठीक बात। अमन जी, मैं आपसे ही पूछ लूं कि सरकारी जमीन पर कब्जा होना चाहिए क्या? नहीं, अतिक्रमण तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए अतिक्रमण। तो अतिक्रमण ही तो हमने हटाया है। अतिक्रमण का धर्म बता देना, जिहाद कह के, उससे समस्या हो जाती है। समस्या इस वर्ड से हो जाती है। उसको लेकर कहा जाता है जिहाद तो इस्लाम का इतना पवित्र शब्द है। नहीं, वो उसको बदनाम कर दिया, वो इसलिए कि कपड़ा डाल के, हाँ, कि उसके नीचे धार्मिक चीजों को आगे रख के वो किसी न किसी तरीके से सरकारी जमीन को अतिक्रमित करना है। यहाँ पर बहन बेटियों को जो है नाम बदल के, बहलाकर, फुसलाकर, कुछ प्रलोभन देकर, तो उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करना। इसी प्रकार से आपने देखा होगा, देवभूमि है उत्तराखंड में, पूरे देश दुनिया के लोग आते हैं। कहीं पर खाने में थूक दे रहे हैं, कहीं पर कुछ कर दे रहे हैं, गंदगी कर दे रहे हैं। ये विकृत मानसिकता है ना। तो ये विकृत मानसिकता को ही हमने इस प्रकार की संज्ञा दी है। ठीक है। वैसे धामी जी, एक आखिरी सवाल है, क्योंकि देखिए फैसले तो इतने हैं कि बहस का समय कम होगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, कोई पिछले 4.5 सालों का कोई सबक आपने, कोई आप हमसे शेयर करना चाहे कि अमन इस क्षेत्र में और बेहतर हो सकता था, या यहां मैं थोड़ा चूका हूं, चूक शब्द शायद ठीक नहीं होगा, आपको लगता है कि यहां और बेहतर हो सकता था, ये मेरी कमी रही है? उपलब्धियां तो हमने बताई, आपने बताई, कमी बताइए मेरे को। देखिए, एक चीज देखिए, सुधार की गुंजाइश हमेशा होती है, और बहुत सारे ऐसे चुनौतियां हमारे सामने आई, बहुत बार बहुत मुश्किलें भी आई, लेकिन हमने सारी मुश्किलों से, सारी चुनौतियों से कुछ न कुछ सीखा है।
और उसको सीख कर, जैसे हमारी 4 धाम यात्रा चलती है। जी। पिछले वर्ष जो 2024 की यात्रा थी, चूंकि उस समय चुनाव का भी समय था और स्कूलों की भी छुट्टियां एक साथ हो गई और एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोग हमारे यहाँ पर आ गए कि चूंकि धामों की कैपेसिटी है अपनी, एक क्षमता है, वो उससे ज्यादा हो जाए तो वहां पर भी जो है लोगों को दर्शन करवाने में, लाने में, ले जाने में, आवास व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाएं करने में जी परेशानी होना स्वाभाविक था। और हमारी परेशानी से ज्यादा हमें उनकी परेशानी की ज्यादा चिंता थी जो लोग यहाँ पर 4 धाम यात्रा में आते हैं। तो हमको लगा कि भाई इस बार ये हमारे सामने चुनौती आई है, अगले साल से हम इसको और अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे। तो इस वर्ष की जो हमारी 4 धाम यात्रा हुई वो पिछले वर्ष से और अच्छी हुई, कहीं अव्यवस्था नहीं हुई। और 3-4 महीने जबकि यहाँ पर इस बार हमारे आपदा के रहे और आपदा के बाद भी 51 लाख लोगों ने इस बार 4 धाम, 51 लाख लोगों ने 4 धामों के अभी दर्शन किए हैं अभी तक। और जैसे पिछली बार हमने कुछ अनुभव लिए, इस बार फिर अनुभव ले रहे हैं। मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, जो कि 4 धाम यात्रा हमारे राज्य की सबसे बड़ी यात्रा होती है। तो हर वर्ष कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। आपदा है, हमारे को आपदा का हर वर्ष किसी न किसी रूप में सामना करना पड़ता है। कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं हिमस्खलन हो रहा है, एवलांच आ रहा है, कहीं पर जल भराव हो रहा है। तमाम तरीके से हर वर्ष कहीं जूझना पड़ता है। आपने देखा कि इस वर्ष भी हमको 5 अगस्त 2025 से लगातार 2-3 महीने आपदा से ही जूझना पड़ा। बादल फटा और अलग अलग जगह पर धराली में हुआ, थराली में हुआ, स्याना चट्टी में हुआ, छेनागाड़ में हुआ, बागेश्वर के पौसारी में हुआ, पौड़ी के सैंजी में हुआ, हमारे देहरादून के माल देवता से लेकर मसूरी अन्य स्थानों पर, बड़े राज्य का कोई स्थान ऐसा छूटा हो जी। लेकिन हर घटना से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और बहुत सारी ये जो घटनाएं। पेपर लीक वाला हुआ था उससे कुछ सीखा? ये जो बड़ा आंदोलन हुआ, नेपाल बांग्लादेश तक नारे वारे भी लग गए थे, वो वीडियो भी आए थे, बड़ा आंदोलन हुआ था। एक आखिरी सवाल, वो एक चुनौतीपूर्ण अध्याय मानेंगे वो जो दौर था? चुनौती भी थी, कुछ कम्युनिकेशन गैप भी था। और पहले दिन ऑल ऑफ सडन ऐसे हुआ कि जैसे पेपर लीक आप कहते हैं तो मैं हमेशा टोकता हूं आपको भी, और जो भी मेरे सामने कहता है कि पेपर लीक हुआ है तो मैं उसको रोकता हूं। तो आपसे भी मैं बड़े विनम्र भाव से ये कहना चाहता हूं कि पेपर लीक नहीं था। अच्छा, पेपर लीक क्या होता है? आपका समय तो हो रहा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि आपने प्लीज नहीं, आपका समय, हमारा नहीं, हमें आपका, आप बताइए ना प्लीज। प्रश्न है कि पेपर लीक तब होता, ये पेपर 11 बजे इसका टाइम था शुरू होने का। अगर ये 10 बजे बाहर आ जाता, 9 बजे आ जाता, या पेपर शुरू होने से 10 मिनट पहले भी आ जाता, ठीक, तो इसको क्या कहते हैं हम? पेपर लीक कहते हैं। तो ये पेपर आता है, पेपर भी नहीं आता है, पेपर के कुछ क्वेश्चन 11 बजे शुरू होता है और 11:35 पर 12 या 10 क्वेश्चन उसमें से किसी मोबाइल से फोटो खींच के बाहर भेज दिए जाते हैं जी। तो ये पेपर लीक नहीं हुआ, ये नकल का मामला हुआ। ये नकल का मामला था। और 11:35 पर बाहर आते हैं, एक व्यक्ति के पास आते हैं या किसी के, उसकी भाई बहन को भेजता है, बहन किसी और को भेजती है, किसी प्रोफेसर के पास जाता है, प्रोफेसर से फिर किसी के पास चला जाता है, और उसके बाद 2-3 घंटे के बाद उसको सोशल मीडिया और मीडिया में पूरी तरह से वायरल कर दिया जाता है कि पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया। और हम भी बड़े आश्चर्यचकित थे कि ये पेपर लीक कैसे हो गया। फिर लोग ये प्रश्न करने लगे कि भाई यहाँ तो नकल का इतना बड़ा कानून बना दिया, तो ये कैसे पेपर लीक हो रहा है? इसमें जेल का प्रावधान था 10 साल संभवतः। तो ये सब बातें आने लगी और आते आते पूरे छात्रों को एक तरह से आंदोलन के लिए पूरी तरह से उकसा दिया गया। जेन जी आंदोलन, जो जेन जी आंदोलन, उसकी तुलना नेपाल से, बांग्लादेश से और दुनिया के जहां जहां बड़े बड़े आंदोलन हुए, उन आंदोलनों से उसको जोड़ा जाने लगा। प्रायोजित था वो, पूरी तरह से प्रायोजित था। ठीक। और मैंने कहा कि कोई भी देखे, मैंने कहा कि अगर नकल का मामला है, ये पेपर लीक का मामला नहीं है। उसके बाद वो आंदोलन शुरू हो जाता है, छात्र, हमारे युवा, जो भी अभ्यर्थी लोग थे, वो सब धरने पर बैठ जाते हैं जी। और धरने पर बैठे रहते हैं, लगातार बात करते हैं कि भाई हमारे को
पेपर कैंसिल कर दीजिए, सीबीआई की जांच कर दीजिए। तो मुझे लगा कि चूंकि एक सेंटर का मामला है, अगर ये अन्य सेंटरों पर भी कहीं पर अगर ऐसी शिकायत आई है तो हम पेपर भी कैंसिल कर देते हैं या सीबीआई भी कर देंगे। लेकिन और जगह से कहीं से ऐसी रिपोर्ट नहीं आई। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने कहा कि जब 7-8 दिन हो गए तो हमारे ही सब बच्चे थे, वो बच्चे, गर्मी का मौसम था, सितंबर का महीना था, गर्मी हो रही थी, बरसात भी हो रही थी, मच्छर भी लग रहे थे, तो परेशान